दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम क्लास 10th का एक सैम्पल पेपर जो सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पे अभी अपलोड किया है उसको करेंगे, और उसमें इसने बताया है कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे आने वाले हैं इस बार एग्जाम्स में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। इसमें 20 नंबर के क्वेश्चन हैं जो आपके एमसीक्यू होने वाले हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और इसमें देखते हैं कि रहमान एक गरीब खेतीहर मजदूर है, उसे अपने छोटे से खेत पर खेती के लिए कर्ज की जरूरत है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी निश्चित रूप से उसे उचित ब्याज दर और लोच प्रदान करेगा, यानी कौन उसे अच्छा इंटरेस्ट रेट और फ्लेक्सिबल क्रेडिट देगा। तो इसमें से कौन कौन हो सकते हैं, ये हमारा जो इकोनॉमिक्स है उसमें से है। अब हमें ये पता है कि सबसे पहला ऑप्शन को हम देख लेते हैं कि गांव का कोई साहूकार यानी मनी लेंडर। दूसरा हम देख लेते हैं कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी सहकारी समिति। तीसरा देख लेते हैं बैंक। चौथा देख लेते हैं जमींदार। तो ये चारों जो चीजें हैं, इसमें सबसे पहले जो साहूकार है वो हमेशा उसका ब्याज दर बहुत ज्यादा होता है। जो बैंक है उसको वो क्या करता है, जमीन को गारंटी के तौर पे अपने पास रख लेता है, जमीन के कागज। और अमीर जमींदार भी साहूकार की तरह ही बहुत ज्यादा पैसा, जो बहुत ज्यादा ब्याज जो है उस पे देता है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जो सही होगा वो कौन होगा, सहकारी समिति। गांव की जो सहकारी समिति है वो उसे ब्याज देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें क्या हुआ कि साजिया टीचर आस्क्ड हर क्वेश्चन। ठीक है। साजिया की अध्यापिका ने उससे एक प्रश्न पूछा जिसका उसने उत्तर दिया मनरेगा 2005। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन कितना अच्छा है कि एक हमें उत्तर दे दिया कि मनरेगा 2005। तो शिक्षिका ने प्रश्न क्या हो सकते हैं कि टीचर के क्वेश्चन क्या होंगे। तो इसमें सबसे पहला है कि उस अधिनियम का नाम बताइए जिसे काम के अधिकार को लागू करने के लिए तैयार किया गया था। ठीक है। या फिर उस एक्ट का नाम बताइए जिसे समानता के अधिकार को लागू करने के लिए तैयार किया गया था। समानता का अधिकार हो गया, काम का अधिकार हो गया। तीसरा है अधिनियम का नाम बताइए या एक्ट का नाम बताइए जिसे स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, काम का अधिकार। और चौथा है अधिनियम का नाम बताइए जिसे शिक्षा का अधिकार। तो देखो ये जो शिक्षा का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है और समानता का अधिकार है, ये हमारे मौलिक अधिकारों में से एक है। जबकि मनरेगा जिसको हमें पता है, एमजी नरेगा जिसको हम कहते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, है ना। इसका मतलब कि आपको 100 दिन या 150 दिन का जो रोजगार है हर साल दिया जाएगा। तो रोजगार का मतलब काम। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा काम के अधिकार। तो देखो क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं आता, लेकिन आपको बस उसको अच्छे से पढ़ना है और उसका उत्तर अपनी सामान्य समझ से देना है, तो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे। नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कदम कर्मचारियों के कल्याण की गारंटी देगा संगठित क्षेत्र। ठीक है, संगठित क्षेत्र में। तो यानी ऑर्गेनाइज क्षेत्र में क्या होगा, जैसे कि ऑर्गेनाइज क्षेत्र उस क्षेत्र को कहते हैं जहां पे कि आपके जो काम करने का समय है वो निश्चित होता है, आपके काम करने का जो स्वरूप है वो आपको पता होता है। इस तरीके से और भी सारी चीजें। ऑर्गेनाइज्ड मतलब जहाँ पे हर चीज पहले से ही प्री डिफाइंड होती है, यानी पहले से जिसके बारे में सब कुछ बता रखा होता है। जैसे कि स्कूल के अंदर टीचर्स जो काम करते हैं उसको ऑर्गेनाइज सेक्टर कहा जा सकता है, क्योंकि वहां पे समय होता है आने का, समय होता है जाने का। ठीक है। तो बच्चों के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है सीखने का। और अनऑर्गेनाइज्ड या फिर जिसे हम कहेंगे ठीक है, जिसको हम कहेंगे कि जो कि संगठित असंगठित है, उसमें हम जैसे ले लो कि कोई भी व्यक्ति जो अपनी पर्सनल दुकान चलाता है तो वो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, क्योंकि उसका कोई फिक्स समय नहीं है कि कब वो दुकान खोलेगा और ना ही कोई फिक्स समय है कि कब वो दुकान बंद करके जाएगा। तो इस तरीके से देखते हैं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग किस तरीके से या वहाँ पे कौन कौन से कदम जो है वो कल्याणकारी हो सकते हैं लोगों के वेलफेयर के लिए, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके वेलफेयर के लिए या उनके लिए कल्याणकारी होंगे। सबसे पहला है इक्वल रेन्यूमरेशन। ठीक है, यानी पुरुष और महिलाओं को, मेन एंड वुमेन को, जो जहां वो काम कर रहे हैं, अगर वो समान काम कर रहे हैं तो दोनों को समान ही भुगतान मिलेगा, पहला। दूसरा,
प्रसूति के समय महिलाओं के लिए रोजगार की सुरक्षा, यानी जब भी कोई महिला है ना, जब वो प्रेग्नेंट होगी या अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे जब वो छुट्टी पे रहेगी तो उसका जो होगा वो जो जॉब है उसको खत्म नहीं किया जाएगा। दो, तीसरा है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, यानी बाल विवाह पर रोक लगाना। ठीक है, जो भी और जो इसके पीड़ित हैं उनको राहत प्रदान करना। तीसरा और चौथा, वन टाइम बोनस, पेमेंट ऑफ वन टाइम बोनस, या फिर जो भी रिटायर्ड एम्प्लॉय हैं उनको एक बार बोनस देना। तो ये जो चीजें हैं, अब इसमें देख लो, इसको दिया गया है पी, क्यू, आर और एस की फॉर्म में, कि ऑप्शन आपके पी, क्यू, आर, एस हैं। अब आपको ए, बी और सी, डी में देखना है कि पी और एस सही है। तो और यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली, सिर्फ पी और एस सही है क्या? तो क्या सिर्फ पी और एस ही सही है? नहीं, क्योंकि हमें पता है कि जब भी कोई संगठित क्षेत्र है, अगर वहां पे कोई काम कर रहा है तो उसके काम में इस चीज को भी ऐड होना चाहिए कि वहां पे जब अगर महिलाएं हैं, क्योंकि हमें पता है कि महिलाओं के जब प्रेगनेंसी होती है, जब वो माँ बनने वाली होती हैं, तो उन्हें उस समय काम नहीं कर सकती हैं कुछ समय के लिए। तो उस समय उनकी ऐसा नहीं है कि नौकरी छूट जानी चाहिए, तो ये भी जो प्रोटेक्शन है वो भी हमें दिया जाता है। ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में, संगठित क्षेत्र में। तो इसलिए पी और एस सही नहीं है, इसमें क्यू भी ऐड होना चाहिए। ठीक है, तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें क्यू भी ऐड हो? तो पी, आर और एस। आर क्यों नहीं होगा? देखो, अगर क्यू नहीं है तो ये ऑप्शन गलत हो गया, इसमें भी क्यू क्यू नहीं है तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब इसमें ये कह रहा है पी, क्यू, एस। अब आर नहीं है इसमें, तो आर देख लेते हैं। ये कह रहा है कि बाल विवाह पर रोक लगाना, तो बाल विवाह पर रोक ये किसी सेक्टर का काम नहीं। जैसे कोई भी टीचर है, कोई भी स्कूल है, तो वो किसी समाज में जाके वहां पे होने वाली गतिविधियों को कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर किसी समाज में कोई बाल विवाह हो रहा है तो वो स्कूल उसको जाके रोक नहीं सकता। तो इसलिए ये कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर का काम नहीं है, ये सरकार का काम है, ये कानून का काम है। तो इसलिए इसको आर, इसका आंसर गलत है। तो इसलिए बोनस देना, छुट्टी समय पे देना और समान वेतन देना, ये तीन जो ऐसी हैं, यही ऑप्शन सही है। तो इसीलिए इसमें हम देखेंगे सी ऑप्शन ऐसा है जिसमें लिखा हुआ है ओनली पी, क्यू, एस, तीनों आ गए इसमें। जबकि डी में क्या है? ऑल। तो ऑल नहीं है क्योंकि इसमें आर शामिल नहीं होगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। अगला आता है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सा वैश्वीकरण की प्रक्रिया का उदाहरण नहीं है। अब देखो, ये शब्द वैश्वीकरण, वैश्वीकरण का मतलब होता है जब हम एक देश को पूरी दुनिया के साथ जोड़ते हैं। जैसे मान लो, अगर हम भारत को या इंडिया को हम पूरे वर्ल्ड के साथ जोड़ते हैं। अब जोड़ते कैसे हैं? कि हम उसकी हर गतिविधियों में भाग लेते हैं, दुनिया भर में जो भी हो रहा है, तो उसको वैश्वीकरण कहते हैं। अब देखो क्या है, गूगल का मुख्यालय कैलिफोर्निया में है और दुनिया भर में कई कार्यालय हैं। ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है गूगल, उसका जो मुख्यालय है वो एक देश के अलावा कई देशों में फैला हुआ है। तो अगर कोई भी चीज एक से ज्यादा देशों में है या जुड़ाव है, तो इसका मतलब वो वैश्वीकरण का उदाहरण है। हमें ढूंढना है कि जो नहीं है, वो सही उत्तर होगा हमारा। रेलवे भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नियोक्ता है। ठीक है, यानी रेलवे जो है वो दुनिया भारत में सबसे ज्यादा नौकरियां देता है। तो ये देखो, ये जो ऑप्शन है इसमें सिर्फ भारत की बात की गई है, दुनिया की बात की नहीं गई है। इसके अलावा मैकडोनल्ड विशेष रूप से भारतीय मेनू के लिए मैक आलू टिक्की पेश कर रहा है। यानी मैकडोनल्ड, मैकडोनल्ड हमें पता है कि ये यूएसए यानी अमेरिका की कंपनी है और जो कि टिक्की बनाती है। तो वो टिक्की जब भारत में भी बन रही है, इसका मतलब दुनिया के साथ किसी रूप से जुड़ाव हो रहा है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन हमें ढूंढना है कि जो सही नहीं है वैश्वीकरण का उतार। अब है स्पेनिश परिवार अपने सप्ताहांत यानी वीकेंड में नाश्ते के लिए मसाला डोसा खा रहा है। यानी स्पेनिश, स्पेन एक अलग देश है और मसाला डोसा हमें पता है कि भारत की एक डिश है। तो अगर एक देश की डिश को दूसरा देश खा रहा है, सेम वही जैसे मैकडोनल्ड भारत के लिए आलू टिक्की बना रहा है या मैक आलू टिक्की बना रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये भी क्या कर रहा है? वैश्वीकरण का उदाहरण है। तो इसमें से कौन सा वैश्वीकरण का उदाहरण नहीं है? आंसर हो गया बी, क्योंकि रेलवे जो है वो सबसे ज्यादा पब्लिक सेक्टर नौकरियां दे रहा है, क्योंकि वो सिर्फ भारत में नौकरियां दे रहा है, इसलिए ये सही नहीं है। नेक्स्ट,
अब देखो एक एमएनसी है, एमएनसी मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है। अब वो एक से ज्यादा देशों में, एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व पर नियंत्रण करता है, ठीक है। एक से ज्यादा देशों में अपना प्रोडक्शन करता है। तो किसी एमएनसी के लिए बेस्ट पोटेंशियल क्या होगा, सर्वोत्तम क्या होगा, ठीक है। किसी देश में अगर उसको अपनी कंपनी, एक एक कंपनी को किसी देश में, किसी दूसरे देश में अपनी कंपनी खोलनी है, तो वहां के लिए उसको क्या सबसे ज्यादा चाहिए। तो कंट्री डब्ल्यू, यानी जो देश डब्ल्यू है में एक समृद्ध संस्कृति और पर्याप्त जैव विविधता होनी चाहिए, ठीक है। बायोडायवर्सिटी होनी चाहिए, हाँ होनी चाहिए। दूसरी, कंट्री एक्स, WXYZ, चार कंट्रियों के नाम यहाँ पे हैं क्योंकि किसी देश का नाम नहीं लिया गया है। तो कंट्री एक्स जो है ना, विदेशी कंपनियों को उच्च ब्याज दरों पर आसानी से ऋण प्रदान करता है। देश एक्स विदेशी कंपनियों को, तो एक देश दूसरे देशों को करता है, ठीक है। कंट्री जो वाई है, यानी देश वाई के पास एक शिक्षित कार्यबल है। शिक्षित कार्यबल है यानी कि काम करने वाले लोग हैं जो वहनीय परिश्रमी के लिए काम काम करने के लिए तैयार है, और जो काम करने के लिए भी तैयार हैं, अच्छे। और कंट्री जेड, देश में एक नियम है जो विशिष्ट धर्म के लोगों को स्वतंत्र रूप से व्यापार करने की अनुमति देता है। तो देखो, एमएनसी का मतलब होता है बहुराष्ट्रीय कंपनी, ऐसी कंपनियां जो एक देश से ज्यादा देशों में काम करती हैं, और उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि वहां पे कितनी जैव विविधता है आपके देश में, तो जैव विविधता का कोई लेना देना नहीं है उनको। लोन जो है वो उच्च ब्याज दर नहीं चाहिए बल्कि कम ब्याज दर पे चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जेड वाले में क्या है कि विशिष्ट धर्म के लोगों को स्वतंत्रता है, उसको चाहिए कि हर धर्म के लोग, अगर ऐसा है तो हर धर्म के लोग वहां पे स्वतंत्र हों ताकि कि उनके प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोग इस्तेमाल कर सकें। तो इसलिए ये तीन आंसर गलत हो जाते हैं। जो सही है वो ये है, इसमें बताया गया है कि देश वाई के पास एक शिक्षित कार्यबल है, यानी देश वाई जो है उसके पास एक पढ़े लिखे लोग हैं और जो कि काम करने के लिए भी तैयार हैं। तो यही जो चीज है वो चाहिए किसी भी एमएनसी को, कि जहाँ पे काम करने वाले लोग उसको सस्ते में मिल जाएं और पढ़े लिखे भी हों। तो ये इसका सही आंसर है सी। इस तरीके से हमें इनको सॉल्व करना है। देखो ये मानचित्र दिया गया है, इसमें एक प्रश्न पूछा गया है। देखो मानचित्र को पढ़ने से पहले इसमें देखो कि क्या क्या है। अब आपको दिख रहा है एक जगह काला एक जगह सफेद, पूरे विश्व का मानचित्र है, काला और सफेद में बांट दिया गया है। अब देखो यहाँ पे एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना। इसको लिखा हुआ है फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम, यानी संघीय राजनीतिक, ठीक है, ढांचा जो है वो कौन कौन से देशों में। संघीय ढांचा मतलब जहां पे केंद्र और राज्य दो प्रकार के सिस्टम चलते हैं एक देश के अंदर। तो अब इसमें सबसे पहले पूछा गया है, अब वो काला है, जो जो काला है वही संघीय है, सिर्फ जो सफेद है वो संघीय नहीं है। तो सबसे पहले पूछा गया है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा संघीय देश है। तो अर्जेंटीना क्या दक्षिण अमेरिका, क्योंकि दक्षिण अमेरिका ये वाला हिस्सा है, तो क्या यहाँ पे अर्जेंटीना बड़ा लग रहा है या ब्राजील बड़ा लग रहा है। तो इसमें ब्राजील अर्जेंटीना से ज्यादा बड़ा लग रहा है, इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा, जर्मन में एक ऐसे राज्य हैं जो केंद्र के साथ सत्ता साझा करते हैं, यानी केंद्र और राज्य के बीच में यहाँ पे शक्तियों का बंटवारा है। तो हमें पता है कि संघीय देश वो होते हैं जहाँ पे केंद्र और राज्य आपस में शक्तियों के बंटवारा करते हैं। तो यहाँ पे जर्मनी क्या दिखाया गया है, देखो जर्मनी ब्लैक कलर में, यानी जर्मन एक संघीय देश है। तो जर्मन इसका आंसर बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, एशिया में संघीय राष्ट्रों को अधिकतम संख्या है, कि एशिया में संघीय राष्ट्र ज्यादा हैं। तो क्या एशिया में संघीय राष्ट्र ज्यादा है, नहीं, एशिया में ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि एशिया में एक दो तीन थोड़े बहुत देश हैं, बस चार। जबकि इससे ज्यादा देश कहाँ पे है, यूरोप में है, इधर है ना हमारे पास, और इधर भी ज्यादा है। तो हर जगह ऐसा नहीं है, यहाँ पे संख्या का पता नहीं चल रहा है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। और चीन में प्रांतीय प्रशासन नहीं है। अब देखो भारत के ऊपर ये है चीन का हिस्सा, तो यहाँ पे प्रांतीय नहीं है। तो देखो संघीय अगर कहीं पे नहीं है तो वो क्या है, प्रांतीय है। तो अगर संघीय नहीं है तो प्रांतीय है ऑलरेडी, तो इसलिए हम ये मानेंगे कि चीन में प्रांतीय प्रशासन नहीं है। ये ऑप्शन गलत है, चीन में प्रांतीय प्रशासन ही
है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। इसलिए सिर्फ आंसर बी सही है कि जर्मन एक ऐसा राज्य है जो केंद्र के साथ सत्ता साझा करता है। जर्मन में ऐसे राज्य हैं, तो यानी राज्य और केंद्र के बीच सत्ता का बंटवारा है, तो ये इसका सही आंसर है। इसीलिए जब भी आपको पास ये देखो अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन है, जब भी मैप का क्वेश्चन आए तो यहाँ पे जो ये कॉर्नर पे जो बना हुआ होगा इसको जरूर ध्यान से देख लें कि ये क्या इंफॉर्मेशन देना चाहता है। आ जाता है कि अब ये एक टाइप का क्वेश्चन है जो आपके पास आने वाला है जिसमें ए और आर, आपने शायद पहली बार एक क्वेश्चन देखे होंगे ए और आर। ए कारण है और आर के देखो एक ए क्या है, असर्शन अभिकथन है जो कि एक बात कही गई है, एक स्टेटमेंट है, और आर मतलब रीजन। तो रीजन मतलब होता है कि कारण, कि कारण क्या है उस बात को कहने का। तो देखते हैं दोनों में और फिर उन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो सही उत्तर बनेगा वो, जैसे कहा गया कि भारत में महिलाओं के बीच साक्षरता दर काफी कम है पुरुषों के। ठीक है, ये दावा किया गया है कि भारत में महिलाओं के बीच साक्षरता दर काफी कम है पुरुषों के मुकाबले। ठीक है, अब इसका उत्तर जो है रीजन क्या दे रहा है वो, कि भारत में पितृसत्तात्मक व्यवस्था यानी पैट्रियार्कल सिस्टम है और इसीलिए इस व्यवस्था के तहत उत्तराधिकारी की शिक्षा को अधिक महत्व देती है। यानी जो व्यक्ति अपने पिताजी के नाम को आगे या परिवार के नाम को आगे बढ़ाता है उसको पढ़ाना ज्यादा महत्व है। अब हम देखते हैं कि महिलाओं का क्या है, वो शादी के बाद ज्यादातर अपने जो फादर का नेम है उनके पीछे जो लगता है उसको छोड़ के जो हस्बैंड का नेम है उसको अडॉप्ट कर लेती हैं। तो इससे ये पता चलता है कि हाँ, इस कारण भी महिलाओं को ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता, क्योंकि अगर पढ़ी लिखी महिला होगी तो वो उस घर की कहलाएगी जहां उसकी शादी हुई है, बजाय उस घर की जहां पे वो पैदा हुई है। तो इसीलिए ये भी एक कारण हो सकता है भारत में ना पढ़ाने का। अब देखो ऑप्शन कैसे दिए गए, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सत्य है, ए वाली जो स्टेटमेंट है वो सत्य है, पर जो उसका कारण है वो असत्य है, तो ये नहीं है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि ए गलत है। ए तो गलत है ही नहीं हमें पता है, लेकिन आर सच है। आर तो सच है ही लेकिन ए गलत नहीं है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये भी गलत है। अब तीसरा कहता है कि ए और आर दोनों सत्य है। ए भी सही है, आर भी सही है, मतलब जो बात कही गई है और जो उसका कारण दिया गया है दोनों सत्य हैं, और आर ए की व्याख्या करता है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो ये कहीं हद तक सही है। तीसरा चौथा है कि ए और आर सही तो हैं, दोनों आपस में सही तो हैं, लेकिन आर उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा ढंग से, आर वो सही बात नहीं कर पा रहा, तो ये गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। तो बेटा इस तरीके के क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और अपने एग्जाम से पहले इनको कई बार करके देखना है। अब आ जा, ये एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस तरीके का। अब देखो हमने पिक्चर वाला भी कर लिया, असर्शन रीजन वाला भी कर लिया, अब हमारे पास आ गया डाटा का क्वेश्चन। तो देखो क्या क्वेश्चन दिया गया है, लिखा गया है कि डाटा को पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि देखो आइडेंटिफाई द कंट्री दैट हैज मोस्ट प्रोबेबली एज वेल डेवलप्ड हेल्थ केयर सिस्टम, यानी उस देश की पहचान करें जो जहां सबसे अधिक संभावना है कि एक अच्छी तरह से विकसित स्वास्थ्य प्रणाली है, लेकिन भारत की तुलना में कम औसत शिक्षा है। ठीक है, मतलब हमें ये देखना है कि स्वास्थ्य प्रणाली तो अच्छी है लेकिन शिक्षा वहां पे कम है भारत की तुलना में। तो हमें देखो भारत का डाटा यहाँ पे दिया गया है, भारत का डाटा हमें दिया गया है, ये है भारत का डाटा। अब अगर आप भारत के डाटा पे जाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि भारत की जो ये GNI यानी ग्रॉस नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय सकल आय जो है वो कैसी है, राष्ट्रीय सकल आय जो है वो इतनी है, यानी वो श्रीलंका से तो कम है, श्रीलंका से तो कम है, लेकिन म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश इन सबसे ज्यादा है। ठीक है, फिर हम देखेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब होता है कि
मृत्यु दर या जो वो है एट बर्थ, ठीक है, जो जन्म के समय हमारा जो शिशु दर है या जीवित बच्चों का जो शिशु दर है, जिसको हम 1000 से डिवाइड करके निकालते हैं कि जीवित 1000 में से कितने लोग एक साल के अंदर बच्चे जो पैदा हुए वो जीवित रहे एक साल के अंदर अंदर तो वो है, तो वो श्रीलंका में ज़्यादा है। और बाकी देशों में अगर हम देखें तो नेपाल में भी और बांग्लादेश में भारत से ज़्यादा है। तो यानी हमारे पास ये कहा जाएगा कि भारत से ज़्यादा किसकी है, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका की। और यह है स्कूलिंग ईयर, मैनी ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ द पीपल एज 25 एंड अब 25 साल से ज़्यादा कितने लोग मतलब जो मीन ईयर है, सॉरी, ये ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एज 25 एंड अबव, ठीक है। तो 25 और अबव से जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनमें से स्कूलिंग कितने लोगों की हुई है, तो भारत में सिर्फ 6.4 है, जबकि श्रीलंका में 10 है और बाकी देशों में भारत से कम है, ठीक है। और HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी जो हमारा मानव विकास का जो इंडेक्स है उसके हिसाब से भारत 130वीं रैंक पे है। जो कम होगा उसमें ये अच्छा होगा, जैसे 76 श्रीलंका हमसे अच्छी उस पे है और बाकी ये सारे देश हमसे पीछे हैं, यानी ये हमसे बेकार है। तो हम सिर्फ देख सकते हैं। अब उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि उस देश की पहचान करें जहां सबसे अधिक संभावना है एक अच्छी तरह के विकसित स्वास्थ्य प्रणाली की। तो स्वास्थ्य प्रणाली हम देखते हैं कि कितने लोग जब पैदा होते हैं तो वो जिंदा रहते हैं, तो लेकिन भारत की तुलना में कम औसत शिक्षा है, लेकिन वहां देखो पढ़ाई कम है, तो पढ़ाई का हम लिखेंगे यहां से। तो इनमें से पढ़ाई कौन कौन से देश में कम है, तो पढ़ाई कम है हमारे पास म्यांमार, पाकिस्तान, लेकिन म्यांमार और पाकिस्तान में हमारे पास जो स्वास्थ्य है वो भी भारत से कम है, तो इसलिए ये दो ऑप्शन कट जाएंगे, यानी म्यांमार और पाकिस्तान कट जाएंगे, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि स्वास्थ्य में तो अच्छा है लेकिन पढ़ाई में कम है, तो हमें एक ही ऑप्शन बचता है जो कि यहाँ पे दिया गया है, वो है नेपाल। वैसे तो बंगाल भी है, बांग्लादेश भी है, लेकिन बांग्लादेश ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। तो देखो नेपाल का क्या है, नेपाल नेपाल 70 है स्वास्थ्य में, लेकिन पढ़ाई में 4.9 है, तो जो कि बिल्कुल सही बात है। और नेपाली इसलिए सही आंसर है। श्रीलंका क्यों नहीं है, क्योंकि श्रीलंका स्वास्थ्य में भी अच्छा है और पढ़ाई में भी अच्छा है। उसने कहा कि जो सिर्फ स्वास्थ्य में अच्छा हो लेकिन पढ़ाई में कम हो, ठीक है। तो इस तरीके से नेपाल हमारा उत्तर हो जाएगा। और इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ के, और इसमें कोई आपको प्रीवियस नॉलेज या पूर्व ज्ञान की जरूरत नहीं है, बल्कि आप एग्जाम के समय ही पढ़ के अच्छे से इसका उत्तर दे सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, और आगे भी अगर ऐसे क्वेश्चन चाहते हैं तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए।